बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेंटोर जी लाइव पर। आज आपके लिए क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की फर्स्ट वीडियो हम लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। चैप्टर नंबर 1 जो ये रिलेशन एंड फंक्शन है बेटा, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो मेनली थ्योरेटिकल बेस्ड है। अभी तक जो हमने 11th में पढ़ा है थोड़ा बहुत सेट एंड रिलेशन उसी से रिलेटेड है, बट यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है बच्चों कि ये चैप्टर सभी को समझ नहीं आता है आसानी से। तो अब हम इसको बहुत ही इजीएस्ट वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले इसे थोड़ा सा लिंक करेंगे 11th के साथ, देन आफ्टर वी विल कम टू द 12th क्लास। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, एक चैप्टर था चैप्टर नंबर 1 सेट एंड चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। जो चैप्टर सेट था बेटा, उसमें हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहीं से इसे लिंक करेंगे रिलेशन के साथ। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम कोई भी एक सेट अपने पास से मान लेंगे बेटा। लेट्स से ए इज 1,2 एंड आई होप कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना आता है दो सेट का, जो हम 11th में सीख चुके हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ए सेट की ए के सेट के साथ ही प्रोडक्ट करेंगे, डेट इज कॉल्ड ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि ए क्रॉस ए, ये आप 11th क्लास में सीख चुके हैं। ए क्रॉस ए में आपके बेटा चार एलिमेंट होंगे, 1,1 1,2 1,3 एंड 1,4। सॉरी, 1,1 1,2 2,1 एंड 2, these four elements are in A क्रॉस A। अब होता क्या है बेटा, रिलेशन क्या होते हैं? सबसेट एक ऐसा वर्ड है जिससे आप सभी फेमिलियर हो। तो जितने भी बेटा मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो ये मेरा सेट आया ए क्रॉस ए, इस ए क्रॉस ए सेट के मैं जितने भी सबसेट बनाऊंगा, उन सबसेट्स को बोलते हैं रिलेशन ऑन द सेट ए। दिस सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इन्हीं को बोला जाता है बेटा रिलेशन ऑन ए। अब मैं इसके बेटा थोड़े से सबसेट बना के आपको दिखाता हूं और उसके बाद बात करेंगे इससे आगे, जो मेरा काम मेनली 12th में स्टार्ट होगा। तो ए क्रॉस ए का हम सबसे पहले एक छोटा सा सबसेट बना लेते हैं, जिसमें हम ए क्रॉस ए के सिर्फ दो एलिमेंट रखते हैं। सिमिलरली वी कैन मेक वन मोर, 1,1 एंड 2,2, R3 1,1 2,2 and 1,2। Similarly, we can make R4 is 1,1 1,2 2,1 and 2,2। Similarly, we can make R5, let's say it empty set। वो बेटा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो empty set होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। तो empty set बेटा A क्रॉस A का भी सबसेट होगा। अब यहाँ तक, इसके बाद बेटा हम इसके बहुत सारे सबसेट्स बना सकते हैं। अगर आपको 11th रिकॉल हो रही हो तो किसी भी सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं बेटा, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो इस सेट में बेटा कितने एलिमेंट है आपके, इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे बेटा 16। तो इसका मतलब बेटा ये जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसके 16 होंगे, इस तरीके से मैं R1 से लेके R16 तक मैं इसके सबसेट बना सकता हूं। तो ये जो बेटा मैं इसके सबसेट्स बना रहा हूं, इन्हीं सबसेट्स को हम बोलते हैं रिलेशन ऑन ए। तो इस तरीके से अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं कितने रिलेशन डिफाइन कर सकता हूं इस सेट पर, तो आप बोलेंगे सर कि इस सेट पर हम 16 रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, जिनमें से 1 2 3 4 और 5 रिलेशन तो ये है बेटा। इसी तरीके से मैं 11 रिलेशन और डिफाइन कर सकता हूँ। ऐसे रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ जिसमें ओनली वन एलिमेंट होगा, ऐसे रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ जिनमें थ्री थ्री एलिमेंट्स होंगे। तो उन सभी सबसेट्स को ही बोला जाता है बेटा रिलेशन। तो सबसे पहले हम दो स्पेशल रिलेशन की बात करते हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे,
दैट इज R4 एंड R5। आप R5 को देख रहे होंगे, R5 देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये एक एम्प्टी सेट है। इसको मैं बोल सकता हूं एम्प्टी सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो जो बेटा ये एम्प्टी सबसेट है A क्रॉस A का, इसी को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है बेटा? एक ऐसा सबसेट A क्रॉस A का, एक ऐसा सबसेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो उस रिलेशन को बोलते हैं बेटा एम्प्टी रिलेशन। इसी तरीके से आप R4 को देख रहे होंगे, R4 में बेटा मेरे A क्रॉस A के सारे एलिमेंट है, तो कैन आई से इट इज इक्वल टू A क्रॉस A? भाई जो A क्रॉस A के चार एलिमेंट है वही चार एलिमेंट हमारे R4 में है, तो इसको बोला जाता है बेटा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये दो रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ये उसी को रिकॉल किया गया था। और एक नाम आपने 11th क्लास में और पढ़ा होगा कि इन दो रिलेशंस को हम बोलते हैं बेटा ट्राइवल रिलेशन, TRIVIAL रिलेशन। ये ऐसे रिलेशन है बेटा जो कोई भी सेट में ए ले लूं उसमें होंगे ही होंगे, एक एम्प्टी रिलेशन और एक वो खुद सेट ए क्रॉस ए। तो इसके बाद जहां हमारी 12th स्टार्ट होती है बेटा, हम वहां पर आते हैं। 12th क्लास में हमें तीन तरीके के रिलेशन दिए गए हैं। पहले का नाम है रिफ्लेक्सिव, दूसरे का नाम है सिमेट्रिक। पहला रिलेशन होता है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा रिलेशन होता है सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा रिलेशन होता है बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम सबसे पहले आज के लिए बात करेंगे, सबसे पहले इस वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। अब बात यह आती है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम वापस आएंगे अपने इन पांच रिलेशन की तरफ। सबसे पहले हमें किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें यह देखना है कि वो रिलेशन डिफाइन किस सेट के ऊपर है। तो ये जो मेरा बेटा रिलेशन है पांचों, 1 2 3 4 एंड 5, ये पांचों रिलेशन बेटा मेरे इस ए सेट पर डिफाइन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ये सेट बहुत ज्यादा मैटर करता है, सब कुछ इसी सेट से लिंक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब हम देखेंगे, सबसे पहले हम कि इस सेट ए में दो एलिमेंट है 1 एंड 2। इसका मतलब किसी भी सेट को रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसमें ये दो एलिमेंट खुद से मैप जरूर होने चाहिए। मतलब उस सेट में एक 1 1 जरूर होना चाहिए और उस सेट में एक 1 2 जरूर होना चाहिए। पहला एलिमेंट 1 1 जरूर होना चाहिए उस सेट में, और दूसरा एलिमेंट 2 जरूर होना चाहिए उस सेट में। अगर ये दो एलिमेंट किसी भी रिलेशन में हैं, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ऑन द सेट ए। फिर से रिपीट करता हूं बेटा कि अगर ये दो एलिमेंट किसी भी रिलेशन में हैं, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ऑन द सेट ए। अब ये ए सेट आपका कुछ भी हो सकता है, जब ए सेट कुछ भी हो सकता है तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे रिलेशन चेंज होते रहेंगे। तो चेक करके सबसे पहले आप रिलेशन नंबर 1 में देखेंगे, R1 में क्या इसमें 1 1 है? आप देख पा रहे हैं इसका पहला एलिमेंट ही 1 1 है, बट इसमें 2 2 नहीं है। और जब इसमें 2 2 नहीं है तो हम बोलेंगे दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कम टू द R2, क्या R2 में 1 1 है? जी बिल्कुल है। क्या R2 में 2 2 है? ये देखिए। तो इसलिए हम R2 को बोलेंगे बेटा R2 इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कम टू द R3, क्या R3 में 1 1 है? हेयर इट इज। क्या R3 में 2 2 है? हेयर इट इज। अब इसके अलावा कोई हो ना हो, डजेंट मैटर, ये दो एलिमेंट अगर इस सेट रिलेशन में आ गए तो ये रिलेशन हो गया बेटा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मुझे इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके अलावा इसमें कोई एलिमेंट हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं। तो ये दो एलिमेंट होने की वजह से रिलेशन क्या हो गया बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कम टू द R4, R4 में 1 1, R4 में 2 2, तो R4 भी क्या है बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कम टू द R5, द मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ
फॉर द बोर्ड। बोर्ड में बहुत बार पूछता है बेटा कि क्या एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो चेक करके बताएं क्या एम्प्टी रिलेशन में वन वन है। आप खुद से सोचिए, जब एम्प्टी रिलेशन में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या हम ये बोल सकते हैं इसमें वन वन टू टू दोनों होंगे? बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो एम्प्टी रिलेशन कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता। एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। एक नंबर के एमसीक्यू में कई बार आया हुआ है बेटा। तो इसके लिए एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन को हम लिखते कैसे हैं। एक मैथमेटिकल वे है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल तो होगा, बट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेट्स से वी हैव ए सेट ए, we have three elements and we have a relation R. Let's say 1 1 2 2 3 3 1 2 2 2, not 2 2 2 3। We have a set A and हमने इस सेट पर बेटा एक रिलेशन डिफाइन किया है R। R में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। अब ए सेट में बेटा तीन एलिमेंट है 1 2 3, मतलब इस सेट के किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसमें 1 1 2 2 और 3 3 तीनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चेक करके बताएं। 1 1 here it is, 2 2 here it is and 3 3 here it is। अब इसके अलावा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब दिस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन A। तो बेटा अगर हम इसको थ्योरेटिकली लिखना चाहें तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलना स्टार्ट करेंगे कि ए के सभी एलिमेंट के लिए, ए के सभी एलिमेंट के लिए ए कोमा ए रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। इसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, लेट्स डिनोट द एलिमेंट स्मॉल ए, दिस इज बिलोंग। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, जिस सेट पर ये रिलेशन डिफाइन है उसके सभी एलिमेंट के लिए ए कोमा ए शुड बिलोंग टू आर। मतलब जैसे मैंने यहां देखा, ए के तीनों एलिमेंट के लिए 1 2 एंड 3 के लिए 1 1 2 2 3 3 रिलेशन में है। तो इसलिए मैंने बोला आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर दिस, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए ए कोमा ए आर में होना चाहिए। ए कोमा ए का मतलब कि ए एलिमेंट खुद से मैप हो रहा है। जैसे यहाँ पर 1 1 से मैप हो रहा है, 2 2 से मैप हो रहा है, 3 3 से मैप हो रहा है। इसके अलावा कुछ हो ना हो डजेंट मैटर, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसके अलावा उस सेट में कोई एलिमेंट है या नहीं है। बट द मेन फोकस शुड बी ऑन दिस वर्ड फॉर एवरी या फॉर ऑल। बुक में आपको शायद फॉर ऑल लिखा मिलेगा। फॉर एवरी या फॉर ऑल का मतलब क्या है? एक एग्जांपल लिख लेते हैं इसी का। लेट्स से बस ये चेक करके बताना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो हम ये देखेंगे बेटा कि क्या ए के सारे एलिमेंट खुद से मैप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ए का 1 1 से मैप हो रहा है, 2 2 से मैप हो रहा है, बट इस रिलेशन में 3 3 से मैप नहीं हो रहा। इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि इसमें 3 नहीं है। कंडीशन क्या कहती है कि ए के सारे एलिमेंट के लिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। इसको आप एक बार अपने नोट्स में लिख लीजिए बच्चों, क्योंकि इसी से मैं आगे
जब आगे बढ़ेंगे जहां मुझे रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा, तो मैं बार बार सेम लाइन को रिपीट करूंगा। जितने भी क्वेश्चंस में मैं रिफ्लेक्सिव प्रूव करूंगा बेटा, उन सारे क्वेश्चंस में मैं बार बार सेम लाइन को रिपीट करूंगा कि फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए कोमा ए शुड बिलोंग टू आर। इसके बाद हम आते हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहले मैं दो तीन एग्जाम्पल अपने लेता हूं, फिर उसके बाद हम आते हैं बुक्स के एग्जाम्पल पर। हम एक साथ तीनों रिलेशन नहीं करेंगे, पहले हम बहुत अच्छे से रिफ्लेक्सिव को समझेंगे, फिर उसके बाद सिमेट्रिक को, देन वी विल कम टू द ट्रांजिटिव। तो पहले हम ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन के थोड़े से एग्जाम्पल्स करेंगे। जब हम उससे फेमिलियर हो जाएंगे, तब हम सिमेट्रिक पर आएंगे, हम तीनों एक साथ नहीं करेंगे। कम to an example, let's say A is 1, 2, 3, 4, let's say till 20, and R is x comma y such that 3x minus y is 0 and x comma y belong to A। मैं मान के चल रहा हूं बेटा कि ये आपको रिलेशन पता है, ये किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ये सब 11th का काम है, सो गो बैक टू योर 11th क्लास अगर आपको नहीं पता है। मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको इसका। ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि रिलेशन आर में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। इसे क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन आर में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इस कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। बट शर्त क्या है कि मेरे जो एक्स और वाई एलिमेंट हैं, ये सेट ए से बाहर नहीं हो सकते। दे शुड बी इन द सेट ए। चेक करके दो तीन एलिमेंट आर के फाइंड करके देखते हैं। लेट्स से एक्स इज फर्स्ट एलिमेंट 1। इफ एक्स इज 1, by this condition y will become equal to 3. Now if x is 2, y will become 6. If x is 3, y will become 9. Similarly 4 12, 5 15, 6 18, but we will not take 7 21 because 21 is not in this set. अगर आप इस रिलेशन को देख पा रहे हैं, तो इस रिलेशन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ना इस सेट में 1 1 है, ना इसमें 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, ना 5 5 है, सिमिलरली ना 20 20 है। होना क्या चाहिए था? ये सारे एलिमेंट खुद से मैप होने चाहिए थे, उनमें से एक भी इसमें नहीं है। अब जब एक भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसे लिखेंगे कैसे? एग्जाम में तो लिखने के लिए आएगा कि उसको प्रूव करके दिखाइए क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बेटा हम क्या बोलेंगे? हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इनमें से कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उठा लीजिए, सिंस 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, विच इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि इसमें 3, 3 नहीं है, आप 4 4 का एग्जांपल दे सकते हैं, 5 5 का दे सकते हैं, 1 1 का, 15 15 का, 20 20 का, डजंट मैटर। आपने एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे दिया, जिस एग्जांपल ने ये प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। उसके बाद बेटा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव ए सेट ए ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ। भाई दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबका मैंने एक सेट बना दिया, ठीक है? उसमें मैं भी हूं, आप भी हैं, बाकी टीचर्स भी हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स भी हैं, आपके दोस्त भी हैं। और मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया बेटा, आर। और ये डिफाइन किस सेट पर होगा? हमेशा इस सेट। ये सेट बहुत ज्यादा मैटर करता है जब भी हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। और मैंने रिलेशन डिफाइन किया, एक्स कोमा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। इसका मतलब बेटा आर में किसी भी एलिमेंट को होने के लिए, ये जो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का लिखा हुआ है, शी शुड बी द वाइफ ऑफ वाई। मतलब एक्स जो है बेटा, उसको वाई की वाइफ होना पड़ेगा, अदरवाइज इस सेट में वो एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है? अब आप सोचकर बताएंगे, क्या एक्स कोमा एक्स, इफ आई टेक
एनी एक्स बिलोंग टू कैपिटल ए, क्या एक्स कोमा एक्स इसमें होगा, आर में होगा या नहीं होगा। कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन कह रही है कि x कोमा x को r में होने के लिए इस पहले वाले को बाद वाले की वाइफ होना पड़ेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि x खुद की वाइफ हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जब बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज x इज नॉट वाइफ ऑफ x, दैट मीन्स r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक पार्ट है कि अगर x कैन नेवर बी द वाइफ ऑफ x, मुझे क्या करना है रिफ्लेक्सिव देखने के लिए, बट मुझे इसे भी रिप्लेस कर देना है सेम नंबर से। मुझे चेक करना है क्या x कोमा x इसमें है या नहीं है, जैसे मैंने बेटा प्रीवियस स्लाइड में चेक किया था कि a कोमा a r में होना चाहिए। अब इसी तरीके से अगर मेरा एलिमेंट मैंने x से डिनोट किया है तो x कोमा x भी r में होना चाहिए। अब क्योंकि x कोमा x r में नहीं है, so we will say x कोमा x does not belong to r, तो इसका मतलब r is not reflexive। तो अब हम आते हैं बेटा कुछ बुक्स के क्वेश्चंस पर। Let's add one more slide. Let's come to the example number 3. We will do the third first. Let L be the set of let L be the set of all lines in a plane। जैसे मैंने वहां पर A माना था बेटा कैपिटल 1 2 3, उसी तरीके से यहाँ पर आपको एक सेट गिवन है जिसका नाम है L, और L वो सेट क्या है बेटा, L is all lines in a plane। भाई इस प्लेन में जितने भी लाइंस बन सकती हैं, इस प्लेन में मैं बहुत सारी लाइन बना सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारी लाइन बना सकता हूँ बेटा। तो ये सारी लाइन क्या होंगी बेटा, ये सारी लाइन मेरी सेट में एल सेट में होंगी। उसके बाद आर कैसे डिफाइन किया है बेटा, उसने उसने आर डिफाइन किया है, आर इज द रिलेशन आर इज इक्वल टू L1 कोमा L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। आर बोला है बेटा उसने L1 कोमा L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और शर्त हमेशा ये है कि L1 कोमा L2 इससे भाग तो जा ही नहीं सकते। जैसे हमने बेटा वहां पर कैपिटल ए लिया था, यहां पर हमने ले लिया है एल, जैसे हमने वहां पर ए कोमा ए लिए थे या एक एक्स कोमा वाई लिया था, यहाँ आ गए हैं हमारे L1 कोमा L2। अब आपको सिर्फ सोचना है कि क्या ये सेट रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन कि इस एल के सारी लाइंस के लिए जितनी भी इसमें लाइन है बेटा, L1 कोमा L1 इसमें होना चाहिए। L1 कोमा L1 इसमें होगा या नहीं होगा ये देखना है बेटा। L1 कोमा L1 को इसमें होने के लिए L1 शुड बी परपेंडिकुलर टू L1। क्या कोई लाइन कभी खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? लेट्स से दिस इज द फर्स्ट L1, क्या ये लाइन कभी खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकती। तो बिकॉज L1 कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू L1, इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, सिंस L1 इज नॉट या नेवर perpendicular to L1, which implies L1 comma L1 can never belong to relation R। इसका मतलब हमारा रिलेशन R रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेट्स टेक L1 परपेंडिकुलर टू L2। तो फर्स्ट वी विल क्लीन दिस, लेट्स टेक रिलेशन R is equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2। अगर मुझे इस सेट को रिफ्लेक्सिव चेक करना है,
इसका मतलब L1 कोमा L1 को इसमें होने के लिए L1 कोमा L1 को इसमें होने के लिए बेटा L1 शुड बी पैरेलल टू L1। L1 को बेटा पैरेलल होना पड़ेगा L1 के। क्या कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है? बिल्कुल होती है। 10th क्लास में हम थोड़ा सा अलग वर्ड पढ़ते हैं, लेकिन एक लाइन हमेशा खुद के पैरेलल होती है, क्योंकि अगर वो कोई भी लाइन एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है तो हम बोल देते हैं कि वो दो लाइंस पैरेलल है। थोड़ा सा आगे चल के वेक्टर में डिफाइन हो जाता है, लेकिन अभी के लिए हम इतनी ही बात करेंगे कि L1 इज ऑलवेज पैरेलल टू L1। अब जब बेटा L1 L1 के पैरेलल है तो क्या L1 L1 बिलोंग करेगी R में? बिल्कुल करेगी। That means R is reflexive. Now come to the second. Let's go to the exercise first. Question number one. Question number one says, determine whether each of the following relation are reflexive, symmetric, and transitive. We will talk only about the reflexive. So first, we have done the first question, first part, and now we will come to the second part. In second part, relation are is on the set of natural number. बेटा रिलेशन आर जो है अब की बार नेचुरल नंबर के सेट पर है, तो जो मेरा कैपिटल ए था वो इस बार हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। उसके बाद रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन इज एक्स कोमा वाई सच डेट y is equal to x plus 5 and x should be less than 4। तो क्या हम ये रिलेशन फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तो करके देखते हैं बेटा। लेट्स टेक x इज 1। x की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है बेटा? इट शुड बी नेचुरल नंबर एंड लेस देन 4, दैट मींस ओनली 1 to 3। तो लेट्स टेक 1। व्हेन x is 1, y is 1 plus 5 6। व्हेन x is 2, y is 7। व्हेन x is 3, y is 8। अब x की वैल्यू बेटा मैं 4 ले नहीं सकता बिकॉज x is less than 4। so this is your r। अब चेक करके बताएंगे क्या इसमें 1 1 है, क्या इसमें 2 2 है, क्या इसमें 3 3 है, क्या 4 4 है। आपको एक भी नहीं दिख रहा होगा इसमें 1 1 ही नहीं है, तो आगे का चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। होना क्या चाहिए था बेटा? सारे नेचुरल नंबर, दुनिया में जितने नेचुरल नंबर हैं वो खुद से मैप होने चाहिए थे, और आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें एक भी नहीं है, ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। तो हम लिखेंगे कैसे? सिंस 1 1 does not belong to R, which implies R is not reflexive। ये जब तक लिखना नहीं आएगा एग्जाम में कुछ नहीं होगा। ये लिखना भी सीखना है कि रिफ्लेक्सिव अगर नहीं है तो किस तरीके से इसे लिख के दिखाना है, और ये भी सीखना है कि अगर रिफ्लेक्सिव है तब उसे किस तरीके से लिख के दिखाना है। ये कंडीशन, ये जो कंडीशन लिखवाई थी बेटा फोर ऑल वाली, ये भी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इसी से पता चलेगा कि रिफ्लेक्सिव हम कैसे दिखाएंगे। और ये जो अभी दो तीन एग्जांपल्स में करा है, पहले इसमें किया है 1 1, ये भी लिख के देखना पड़ेगा कि ये कैसे पता चलेगा कि हम किस तरीके से लिखें कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मेन चीज ये दो ही है। हमें लिखना आना चाहिए कि 1 1 है, 1 कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, और इसी तरीके से हमें ये भी लिखना आना चाहिए कि किस तरीके से हमें लिखना है कि रिफ्लेक्सिव है और किस तरीके से हमें लिखना है रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। R is the set A equal to, relation R is in the set A is equal to 1 2 3 4 5 6। but A आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद बेटा R गिवन है आपको x comma y such that y is divisible by x। y is divisible by x। अब हम बार बार बेटा r के
एलिमेंट फाइंड करना ही करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम आर के एलिमेंट बहुत आसानी से फाइंड कर पाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसी लैंग्वेज में सिर्फ ये चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। जैसे हमने बेटा पिछले क्वेश्चन में आर के तीनों एलिमेंट फाइंड किए थे, अब ये प्रैक्टिस बदलनी है। अब हमें क्या सीखना है कि बिना ये एलिमेंट्स फाइंड करे हम कैसे देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। उसके लिए इस एग्जांपल पर आते हैं। मुझे चेक करना है कि क्या 1 1 इसमें है, क्या 2 2 इसमें है, क्या 3 3 4 4 5 5 6 6 सभी इसमें हैं या नहीं है। अगर ये सारे इसमें हैं तो ये रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। जो सबसे पहले सोच के बताएंगे कि एक्स एक्स को इसमें होने के लिए क्या कंडीशन माननी पड़ेगी। यहां पर आ जाइए। एक्स को मैक्स को इसमें होने के लिए एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स। क्या एक्स एक्स से डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है। तो अगर एक्स एक्स से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब एक्स कोमा एक्स ऑलवेज बिलोंग टू आर। ए मेरे पास कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता। ओनली वन होता तो भी मैटर नहीं करता, 1 से लेके 50 तक होते तो भी मैटर नहीं करता, रियल नंबर होते नेचुरल नंबर होते कोई मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर हमेशा खुद से डिविजिबल होगा, और जब नंबर खुद से डिविजिबल होगा तो हमेशा x कोमा एक्स इस सेट में आ जाएगा। आप अगर देखकर फिर भी बनाना चाहें तो किस तरीके से बनाएंगे? लेट्स टेक x1। x अगर 1 है बेटा तो y इज डिवि कंडीशन बन गई y इज डिविजिबल बाई 1। अब मुझे चेक करना है कि 1 से क्या क्या डिवाइड हो सकता है। 1 से 1 डिवाइड हो सकता है, 1 से 2 डिवाइड हो सकता है, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 और 1 से 1 से 6 डिवाइड हो सकता है। सिमिलरली लेट्स टेक x इक्वल टू 2। तो y इज डिविजिबल बाई 2। तो बेटा 2 से 2 डिवाइड हो सकता है, 2 से 4 डिवाइड हो सकता है, 2 से 6 डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से बेटा हम देखते जाएं तो इसमें 1 1 भी आ गया है, 2 2 भी आ गया है। इसी तरीके से हम जब 3 की बात करेंगे तो 3 3 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, 5 5 और 6 6। इसमें सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जिन एलिमेंट्स की मुझे रिक्वायरमेंट है सेट को रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए। अब बात यह आती है कि ये सेट अगर रिफ्लेक्सिव हो रहा है तो इसे लिखना कैसे है। फिर से मैं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। इस चैप्टर में बेटा राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको 99% क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। बट बात है कि उसे आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे, आप उसे दिखाएंगे कैसे कि वो रिफ्लेक्सिव है। तो मुझे लिखना किस तरीके से है, सेम वे जैसे हमने पहले बात की थी जहां हमने रिफ्लेक्सिव देखा था कि किस तरीके से लिखना है। आप कैसे लिखेंगे बेटा? फॉर ऑल या फॉर एवरी, इस सेट के एलिमेंट के लिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इस सेट में जो भी एलिमेंट, तो मैंने स्मॉल ए डिनोट कर दिया है क्योंकि मैं 1 2 3 4 5 6 बार बार अलग से नहीं दिखा पाऊंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें 1 लाख एलिमेंट होंगे तो मैं 1 लाख लिखूंगा। इसके लिए मैंने क्या करा है बेटा, मैंने इसे एक स्मॉल ए से डिफाइन कर दिया इसके एलिमेंट्स को। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग करता है? बिकॉज ए इज डिविजिबल। इसे हम एक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं। चलिए लिख लीजिए, मेरे एक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं क्योंकि हमने एक्स में बात करी है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कोमा ए एक्स बिलोंग टू आर। अभी क्यों बिलोंग करता है उसका रीजन भी लिखना है, बिकॉज ये रीजन है एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स। बेटा बिकॉज x जो मेरा है वो x से डिविजिबल है, इसलिए x कोमा x इस सेट में होगा। और जब x कोमा x इस सेट में होगा तो हम बोलेंगे R इज रिफ्लेक्सिव। दिस इज द बेटा थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। नाउ वी विल कम टू द फोर्थ पार्ट। रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स। बेटा इंटीजर का सेट है, अब सिर्फ सोचना है, अभी लिखना बाद में है। इंटीजर का सेट है बेटा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब कंडीशन क्या है? R इज इक्वल टू एक्स वाई। इसके साथ क्या कंडीशन है बेटा?
एक्स माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए। तो अगर इसे रिफ्लेक्सिव होना है, एक्स को इसमें होना है, तो एक्स माइनस एक्स को इंटीजर होना चाहिए। अब सोच के बताएं, एक्स माइनस एक्स जीरो होता है, तो जीरो तो हमेशा इंटीजर होता है। तो जब एक्स माइनस एक्स हमेशा इंटीजर है, तो क्या ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा। तो फिर से कैसे लिखना है? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, अब की बार कौन सा सेट है बेटा? जेड। जेड एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू आर। रीजन लिखना चाहें? बिकॉज x minus x is equal to 0 is an integer. Come to the fifth part. R is the set A of all human beings in a particular, in a town of a particular. R is equal to x comma y, x and y work at the same place. अब बेटा अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है, तो x कोमा x को अगर इसमें होना है, तो x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। अब बेटा x और x तो अलग अलग प्लेस पे काम ही नहीं कर सकते। अगर वो x मैं हूं, तो मैं तो बेटा हमेशा सेम प्लेस पर काम करूंगा खुद के। भाई जहां मैं x काम करेगा, वहीं दूसरा x काम करेगा, बिकॉज वो दोनों है तो सेम ही। तो x एंड x ऑलवेज वर्क एट द सेम प्लेस। अब बेटा जब x और x हमेशा सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नाउ कम टू द सेकंड। x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो x एंड x भी सेम ही लोकेलिटी में रहेंगे, क्योंकि एक ही बंदा है। नाउ कम टू द थर्ड। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन y। अगर x बेटा 7 सेंटीमीटर टोलर देन y है, तो मुझे चेक क्या करना है? x इज 7 सेंटीमीटर टोलर देन x। क्या ये पॉसिबल है कि कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए, टोल हो जाए? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब बेटा दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ कम टू द डी। x इज वाइफ ऑफ y। क्या ये पॉसिबल है बेटा? x इज वाइफ ऑफ x, अभी एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले। क्या ऐसा हो सकता है कि x खुद की वाइफ हो जाए? वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दिस सेट इज आल्सो नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ कम टू द ई। x इज द फादर ऑफ y। क्या ये पॉसिबल है कि x खुद का फादर हो जाए? तो ये भी पॉसिबल नहीं है बेटा, इसलिए दिस सेट इज आल्सो नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। जब इससे आगे वीडियोस बनाएंगे, तब हम सिमेट्रिक बनाएंगे बेटा, और उसी के बाद हम ट्रांजिटिव बनाएंगे। हम इस तरीके से मिक्सअप नहीं करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों मिक्स हो जाएं, समझ में ही नहीं आए कि कौन सी क्या थी। अभी हम सिर्फ रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं। सबसे आसान, सबसे छोटी डेफिनेशन। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। अब की बार बेटा जो आपका कैपिटल ए गिवन है, वो गिवन है रियल नंबर्स का सेट, एंड आर इज डिफाइंड बाय दिस कंडीशन। आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। मुझे चेक करके बताना है बेटा, कोई भी एक रियल नंबर उठा लो, कोई भी, क्या वो रियल नंबर हमेशा अपने स्क्वायर से छोटा या उसके इक्वल होगा या नहीं होगा? इसके लिए आपको थोड़ा सा बेटा रीजनिंग स्किल्स लगानी होंगी। मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कोई दुनिया में ऐसा नंबर है जो अपने स्क्वायर से छोटा नहीं है। इसके लिए आपको, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट। ऐसा एक नंबर सोचिए, क्या कोई रियल नंबर ऐसा है जो अपने स्क्वायर से छोटा या उसके इक्वल नहीं है? लेट्स टेक वन पर्टिकुलर एग्जांपल, लेट्स टेक टू। क्या टू बेटा छोटा है अपने स्क्वायर से? आप कहेंगे सर बिल्कुल छोटा है। वेट, टू इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है क्या? अब अभी आपने टू को देखा, तो आपको टू को देख कर लगा कि नहीं हो सकता। चलिए लेट्स टेक वन नेगेटिव नंबर्स। -2 इज लेस देन इक्वल टू -2 स्क्वायर।
आप कहेंगे सर ये भी छोटा है, क्योंकि -2 बेटा 4 से छोटा होता है। और इसे देखते समझ आ गया होगा कि कोई भी नेगेटिव नंबर हो बेटा, वो हमेशा अपने स्क्वायर से छोटा होगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो कोई भी नेगेटिव नंबर हमेशा ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा अपने स्क्वायर से। लेट्स टेक ए पर्टिकुलर एग्जांपल 1/2। क्या 1/2 छोटा है या इक्वल है, लेस देन और इक्वल है 1/2 के स्क्वायर मींस 1/4 के? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। अब जब नहीं है तो क्या 1/2 कोमा 1/2 इसमें हो सकता है? भाई 1/2 कोमा 1/2 को इसमें होने के लिए 1/2 को छोटा होना पड़ेगा या इक्वल होना पड़ेगा 1/2 के स्क्वायर की, जो कि है नहीं। हमने यहाँ पर देखा है दिस इज नॉट। तो हम कैसे लिखेंगे 1/2 कोमा 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों बिलोंग नहीं करता? सिंस 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। अब हमें एक बेटा ऐसा पर्टिकुलर एग्जांपल मिल गया जिससे हमें पता चल गया कि 1/2 कोमा 1/2 आर में नहीं है, मतलब इस रिलेशन में नहीं है। और अगर ये नहीं है तो क्या रिफ्लेक्सिव हो सकता है? मैंने सबसे पहले यही बताया था कि किसी भी सेट को रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे एलिमेंट्स को मैप होना पड़ेगा खुद से। यहाँ मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया 1/2 जो मैप नहीं हो रहा खुद से, इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। सबको समझ आ गया बच्चों ये? नेट नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो नाउ कम्स बैक टू द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज दिस। की बार बेटा सेट क्या गिवन है आपको? सेट गिवन है, रिलेशन डिफाइन है बेटा सेट पर, और जो सेट है मेरा 1 2 3 4 5 6, मतलब अब की बार बेटा कैपिटल ए गिवन है आपको 1 2 3 4 5 6। रिलेशन क्या डिफाइन है? दिस आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, बी इक्वल टू ए प्लस 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फिर से सोच के बता, सोचना है सिर्फ, लिखना नहीं है। रिलेशन अब की बार आप, हमें रिलेशन के सारे एलिमेंट्स को ढूंढना नहीं है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो इसके लिए हमें सिर्फ इतना देखना है कि क्या इसमें ए कोमा ए है या नहीं। अच्छा ए कोमा ए को अगर इसमें होना है तो ए शुड बी इक्वल टू ए प्लस 1। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है इनमें से किसी भी नंबर के लिए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या 1 इक्वल होगा 1 + 1 के? क्या 2 इक्वल होगा 2 + 1 के? क्या 3 इक्वल होगा 3 + 1 के? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हम कैसे डिनोट करेंगे बेटा? सिंस 1 1 और यू कैन टेक 2 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों नहीं करता? बिकॉज 1 डज नॉट इक्वल टू 1 + 1, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मेन बात फिर से बता रहा हूं बेटा, ये लिखना सीखना है बस। अगर ये लिखना सीख गए तो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। इस एक्सरसाइज में कोई ऐसा इशू नहीं आने का अगर आपको एक बार ये लिखने की प्रैक्टिस हो गई कि किस तरीके से लिखना है रिफ्लेक्सिव है और किस तरीके से लिखना है रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन इज शो दैट द रिलेशन आर इन आर। अब की बार बेटा रिलेशन किसमें डिफाइन है ये? अब की बार डिफाइन है बेटा, रिलेशन आर डिफाइन है रियल नंबर्स। कैसे डिफाइन है जी? ऐसे डिफाइन है, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 4। इसका मतलब बेटा अगर मुझे इसे रिफ्लेक्सिव चेक करना है कि ए कोमा ए इसमें होना चाहिए, तो मेरी कंडीशन क्या बन जाएगी? ए इज लेस देन इक्वल टू ए। अब कोई भी रियल नंबर है वो लेस देन तो अपने से नहीं होगा लेकिन इक्वल तो होगा।
अगर कोई भी रियल नंबर, हाँ, इस कंडीशन को सारे रियल नंबर सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। भाई 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, -1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -1, 2 is always less than equal to 2, -1/2 is always less than equal to -1/2। तो अगर इस कंडीशन को सारे रियल नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये सेट मेरा क्या हो गया, ये सेट हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव। और फिर से लिखने की प्रैक्टिस, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, किस सेट की बात हो रही थी, आर की, कैपिटल आर, ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों, रीजन यहां दे सकते हैं कि ऑलवेज ए इज लेस देन इक्वल टू ए, क्योंकि बेटा मेरे जो एलिमेंट है, कोई भी रियल नंबर है, वो हमेशा खुद के साथ लेस देन इक्वल टू रिलेशन बनाता ही बनाता है। इसलिए ये मेरा सेट क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। अब की बार भी बेटा कौन सा सेट है, अब की बार भी नहीं, ए कोमा बी ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। क्या ये जरूरी है कि हमेशा, चलिए लिख ही लेते हैं पहले। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। सेट है बेटा अब की बार भी रियल नंबर्स, और मेरा जो रिलेशन है बेटा वो है ए कोमा बी ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। इसको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, मतलब आपको चेक करना है ए कोमा ए सच दैट ए लेस देन इक्वल टू ए क्यू। मुझे आपको ये कंडीशन चेक करनी है। आपको थोड़ी देर ये सोचना है कि क्या कोई रियल नंबर दुनिया में ऐसा है जो खुद से बड़ा है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू अगर होगा तो वो इसमें होगा। अगर मैं ये ढूंढ पाया कि कोई एक रियल नंबर दुनिया में ऐसा है जो खुद से बड़ा है, सॉरी खुद के क्यूब से बड़ा है, अगर वो खुद के क्यूब से बड़ा है तो मेरा ये ऑटोमेटिकली रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आई लीव इट टू यू, दिस इज योर होमवर्क, वी विल सोल्व इट इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप इसको होमवर्क में करेंगे, ट्राई करें सभी। अदरवाइज अगर नहीं हो पाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को कवर करेंगे बेटा। इसके बाद हम सभी जितने भी मेरे इसमें क्वेश्चंस हैं, हम सभी उन सभी क्वेश्चंस में एक बार रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, देन वी विल कम टू द सिमेट्रिक, देन वी विल कम टू द ट्रांजिटिव, और उसी के साथ ये मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इट विल टेक नियर अबाउट 2-3 वीडियोस मोर। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। आप सभी ने को अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। थैंक यू टू ऑल।